Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys, ताजा तरीन खबर यही है कि यूएसए ने जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। यूएसए काफी टाइम से जो है वो ईरान को यही समझाना चाह रहा था कि भाई जंग बंद कर दो, अदरवाइज हमारी तरफ से जो है वो फिर आप लोगों को जो है वो स्ट्राइक का और सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं अंकित ग्रहवाल जो है वो इसके बारे में क्या कहते हैं। स्टडी आईक्यू के चैनल की ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जो है वो इसके बारे में दीजिएगा। साथ साथ वीडियो के लास्ट में जो है वो सारी बातें करते रहेंगे। लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका ने बॉम्बिंग की है ईरान के ऊपर, सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं पूरे दुनिया में आपको इसका पैनिक का माहौल देखने को मिलेगा। और इसलिए यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में अचानक से काफी चर्चा होने लग गई है। कई आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, वेलकम टू वर्ल्ड वॉर 3, फियर इरप्ट्स एज यूएस बॉम्ब्स 3 इरानियन न्यूक्लियर साइट्स। यहाँ पर भी आप देख पाओगे, डिड ट्रम्प स्टार्ट अ वर्ल्ड वॉर। इनफैक्ट कल ही यहाँ पर कई न्यूज़पेपर्स में, कई एडिटोरियल्स में लिखा गया था, मेक नो मिस्टेक अ वर्ल्ड वॉर हैज बिगन। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझने की जरूरत है, एनालिसिस करने की जरूरत है कि यहाँ से क्या चीजें हो सकती हैं। मतलब जब हम वर्ल्ड वॉर 3 की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है और किस तरह से यहाँ से चीजें एस्केलेट हो सकती हैं, कैसे इसको रुकवाया जा सकता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या होता है ना, सबसे पहले तो जब हम वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर कोई एक गन फायर से या फिर मिलिट्रीज के बीच में क्लैश हो गया, इससे नहीं होता है। कहीं न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में कोई हेडलाइन नहीं आता है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई है। ये बहुत ही साइलेंटली स्टार्ट होता है, मतलब धीरे धीरे करके ये फैलता जाता है, आपको समझ भी नहीं आएगा और अचानक से यहाँ पर पता चलेगा कि हाँ, ऑलमोस्ट काफी सारी जो कंट्रीज हैं वो वॉर में इन्वॉल्व हो गई हैं। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें, जैसा हम कहते हैं ना वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वो क्या था? दैट वाज एक्चुअली अ यूरोपियन वॉर, एक प्रकार से यूरोपियन वॉर था। फिर धीरे धीरे करके बाकी के कई कंट्रीज जो इन्वॉल्व हो गए, स्पेशली जब भी अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट आया, उसके बाद से चीज़ें पलट जाती हैं और यहाँ पर जो अमेरिका के साथी हैं वो वर्ल्ड वॉर जीत जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर एक प्रकार से आप समझिए कि अमेरिका उस समय भी पावरफुल था, आज के डेट में भी पावरफुल है और वो एक डिसाइसिव रोल प्ले करता है एक प्रकार से। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि वर्ल्ड वॉर कोई एक बोल की शुरुआत नहीं होती है, धीरे धीरे चीजें डेवलप होती रहती हैं और आज का सिचुएशन काफी हद तक उसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जैसे ही यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बॉम्बिंग के बारे में बताया, कई सारे यहाँ पर जो सोशल मीडिया में लोग हैं वो लिखने लगे। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, लिखा गया है, इमेजिन ड्रॉपिंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब, क्योंकि जो बॉम्ब डाला गया है इट इज द बिगेस्ट नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन ईरान। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नाउ इज द टाइम फॉर पीस। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि आप बॉम्ब गिराने के बाद कह रहे हो नाउ इज द टाइम फॉर पीस। तो यहां पर लोगों का यह मानना है कि ट्रंप ने झूठ बोला। ट्रंप बार बार जो कहते थे कि हम वॉर नहीं चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो एक प्रकार से उसका जस्ट उल्टा वो कर रहे हैं। एंड इसी की वजह से लोगों का कहना है दैट वर्ल्ड वॉर 3 हैज बिगन। तो यहां पर थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझ लीजिए, यूएस ने आखिरकार क्यों ईरान के ऊपर बॉम्बिंग की। सबसे पहली चीज आप सब जानते हैं JCPOA के बारे में, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि ओबामा के समय में डील कराया गया था ईरान के साथ। इसमें सिंपली यही था कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटेगा और यहां पर जो ईरान है वो यूरेनियम का एनरिचमेंट एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 2018 में जब चुनकर आते हैं तो उस समय उन्होंने इस डील को ब्रेक कर दिया और उसी के बाद से अगर आप देखोगे तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया। ईरान ने भी अपना जो यूरेनियम का एनरिचमेंट है उसको स्टार्ट कर दिया बड़े स्तर पर, एंड दैट इज वाई पूरे दुनिया में धीरे धीरे करके घंटी बजने लग गई। और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर डिस्पाइट ईरान रिपीटेड क्लेम, बार बार ईरान ये कह रहा था कि हमारा जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पस के लिए है, लेकिन इंटेलिजेंस से जो खबरें आ रही थी उनका ये कहना था कि मिसाइल्स प्रोग्राम एक प्रकार से पूरा डेवलप किया जा रहा है, अंडरग्राउंड में यहाँ पर पूरी तैयारी कर रहा है ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की। और अभी जिस तरह से स्ट्राइक किया इसी बात का तो खतरा था न्यूक्लियर, तो यूएस का आरोप यह है कि ऑलमोस्ट ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया था और वो जो एनरिचमेंट होता है ना 90% प्योरिटी का, उसके करीब पहुंच रहा था। तो डर ये था कि ईरान जो है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कभी भी कर सकता है, एंड दैट इज वाई इसके पहले ही यूएस ने एक प्रकार से बॉम्बिंग कर दी। और बॉम्बिंग आप सब जानती है, आज सुबह मैंने वीडियो बनाया था जिसमें आप देख सकते हो जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इस्फहान, नतांज और फोर्दो, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्दो। फोर्दो अगर आप देखोगे तो हिल के एकदम नीचे, माउंटेन के काफ़ी नीचे बनाया गया है, एंड इसको तोड़ना कोई नॉर्मल वेपन से नहीं हो पाता और इसीलिए इजराइल को अमेरिका की मदद चाहिए थी, क्योंकि अमेरिका के पास है B2 बॉम्बर। और ये B2 बॉम्बर क्या करता है,
जो बॉम्ब है सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर वेपन GBU-57 ये कैरी कर सकता है और इसको ड्रॉप कर सकता है। अब ये जो GBU-57 है, ये जैसे ही ड्रॉप होता है ये डायरेक्टली ब्लास्ट नहीं होता, ये इतने हाइट से रिलीज किया जाता है 12 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से कि ग्रेविटी की मदद से ये बहुत तेज स्पीड पकड़ लेता है। और जब ये किसी साइट पर जाता है वहां पर ब्लास्ट नहीं होके ये काफी नीचे तक पेनिट्रेट होता है और वहां पर ये ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि कितना भी नीचे कोई साइट बनाए एंड इसको ये जो बॉम्ब है वो आसानी से उसको तोड़ देता है। इसमें प्रिसाइज तरीके से GPS के माध्यम से जो है इसको गाइड भी किया जाता है कि कहाँ पर एग्जैक्टली पेनिट्रेट करना है। एंड यही चीज़ यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया और स्पेशली जो फोर्डो वाला प्लांट है वहाँ पर ये करने की कोशिश की। खैर, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने अपना गोल अचीव किया? शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं हाँ, ईरान का जो पूरा 3 जगह तबाह कर दी न्यूक्लियर बहुत बड़ा झटका है, ईरान काफी साल पीछे चला गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या लॉन्ग टर्म में सब कुछ ठीक होगा? ऐसा लगता नहीं, क्योंकि इंस्टेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी लॉन्ग टर्म में। अब ईरान जो है एक ही लक्ष्य हो जल्द से जल्द न्यूक्लियर वेपन को बनाना। लेकिन हाँ, ट्रंप का कहना है कि हम ये होने नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप का जो बॉम्बिंग किया गया, यूएस ने जो बॉम्बिंग की ईरान के ऊपर, ईरान की तरफ से रिस्पांस आया क्लियर कट, कहा कि इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। क्योंकि सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमैनी ने साफ साफ कह दिया था कि अगर यूएस इसमें इन्वॉल्व होता है तो हम यूएस को हिट करेंगे। और आप देख सकते हो जो IRGC है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और एलीट कुछ फोर्सेज हैं, उनको यहाँ पर हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, मोबिलाइज कर दिया गया है। जो मिसाइल यूनिट है, UAV स्क्वाड्रंस हैं, उन सबको हाई अलर्ट पे इस समय किया गया है। ईरान ने हिंट किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर सकता है, जिसकी वजह से 20% जो ग्लोबल ऑयल शिपमेंट है वो रुक सकता है। तो ये इस समय पॉसिबिलिटी है। यूएस का पोजीशन ये है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि देखिए उन्होंने ग्लोबल पीस के लिए काम किया है, ईरान बहुत जल्द बॉम्ब बना लेता, हमें उसको रोकना था। तो एक प्रकार से पेंटागन का ये कहना है कि वी आर डिफेंसिव नॉट प्रीएम्प्टिव, हमने फैसिलिटीज को टारगेट किया है, किसी सिविलियंस को टारगेट नहीं। सिविलियंस तो होते हैं भाई। क्वेश्चन अब यहाँ से ये आता है कि ये जो आज इवेंट हुआ सुबह सुबह बॉम्बिंग ईरान के अंदर, इससे वर्ल्ड वॉर 3 कैसे एस्केलेट हो सकता है? सबसे पहली चीज है ईरान किस तरह का रिस्पांस देगा, ईरान किस तरह से रिटेलिएट करेगा। क्योंकि ईरान ने यहाँ पर रेखा खींच दी थी, जो रेड लाइन होता है ना वो खींच दी थी, और यूएस ने उस रेड लाइन को पार कर लिया है। और यही यहाँ पर देखना होगा कि क्या अब जो ईरान है वो बैलिस्टिक मिसाइल से स्ट्राइक करेगा यूएस के ऊपर। यूएस देखो अब डायरेक्टली यूएस के ऊपर तो कर नहीं सकता क्योंकि वो रेंज की मिसाइल नहीं है ईरान के पास। तो ईरान क्या कर सकता है, इराक में, कतर में, बहरीन में कई जगह यूएस के बेसेस हैं, वहां पर स्ट्राइक कर सकता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर हिजबुल्लाह के माध्यम से और कई जो प्रॉक्सीज हैं उनके माध्यम से लगातार मिसाइल्स की बौछार लगा सकता है। फिर इसके अलावा हॉर्मुज को, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ब्लॉक कर सकता है। और जो टेरर अटैक्स हैं थ्रू प्रॉक्सी, स्लीपर सेल्स ग्लोबली, वो करा सकता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर कई जगह आपको बॉम्बिंग देखने को मिल सकती है। तो इस तरह का अगर ईरान का रेस्पॉन्स रहा और उसने यूएस के ऊपर और गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक किया तो वॉर जो है वो यहाँ से एक्सपैंड होगा। फिर अगर मान लीजिए इजराइल और तेजी से एंटर कर जाता है, क्योंकि इजराइल और ईरान का तो वॉर चल ही रहा है, लेकिन मान लो अब ईरान, क्योंकि खबर तो यही आ रही है, जस्ट मैं ये वीडियो बना ही रहा था कि ईरान ने वापस से रिटेलिएट करना इजराइल के ऊपर स्टार्ट कर दिया है। तो देखना होगा किस तरह का रिटेलिएशन है, इजराइल फिर किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। तो इजराइल भी हो सकता है कि फुल फ्लेज तरीके से इस पूरे वॉर में आ जाए। वैसे तो आ ही गया ऑलमोस्ट, लेकिन और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला करे। मतलब अब सिविलियंस के ऊपर अटैक करना अगर स्टार्ट किया जाएगा तो ये वॉर और तेजी से एस्केलेट हो जाएगा। अब देखिए यहां से कैसे चीजें एस्केलेट होंगी। प्रॉक्सी वॉर्स टर्न्स इनटू रीजनल वॉर, यहां से चीजें रीजनल वॉर, जैसे कि लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौतीज, जो PMF ग्रुप है इराक के अंदर, सीरिया बेस्ड मिलिटेंट्स हैं, तो ये सब कुछ आपके ईरान के प्रॉक्सीज हैं। तो ये सब भी अब पूरे वॉर में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये शामिल नहीं हुए थे। और कई लोग यही सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया, पहले तो जब भी ईरान के ऊपर हमला होता था ये सब एक साथ आ जाते थे और बदला लेते थे। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो ये लोग यूएस एम्बेसीज, टैंकर्स, बेसेस कई जगह हमला कर सकते हैं। मतलब वेस्ट एशिया में मल्टीपल वॉर फ्रंट्स खुल सकता है। अब यहां से फर्दर कैसे चीजें इन्वॉल्व होंगी, यहां से अगर मान लो रशिया और चाइना, मतलब वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट के अंदर अगर इस तरह से वॉर एक्सपैंड हुआ तो डेफिनेटली रशिया और चाइना का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो ईरान के स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं, जस्ट कल ही खबर आई थी, पुतिन से पूछा गया कि वर्ल्ड वॉर का क्या खतरा आपको लग रहा है, तो उन्होंने कहा जी हाँ, ये काफी डिस्टर्बिंग है जिस तरह से इस समय इजराइल और ईरान में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। ये
पुतिन ने साफ साफ मीडिया को कल ही कह दिया था, और आज देख लीजिए आप क्या हाल हुआ है। तो यहां पर यूएस अगर फर्दर एस्केलेट करता है मामले को, ईरान एस्केलेट करता है, तो रशिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम भेज सकता है, मिलिट्री एडवाइजर्स डिप्लॉय कर सकता है, चाइना भी अपना लॉजिस्टिक साइबर सपोर्ट ईरान को दे सकता है। देखना होगा, मतलब एक प्रकार से ये कुछ वैसा हो जाएगा जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस और जो अलाइज स्ट्रक्चर था ना, उसी प्रकार से यूएस, ईरान, इजराइल एक तरफ, ईरान, रशिया, चाइना अलायंस एक तरफ। इस तरह की कुछ चीजें आपको इस समय देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट, ये वॉर पूरे वर्ल्ड वॉर में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। आप देखो क्या है कि नेटो के फोर्सेस, क्योंकि जो नेटो का आर्टिकल है उसमें आर्टिकल 5 है ना नेटो के एक्ट के अंदर, जिसमें अगर यूएस के ऊपर किसी प्रकार से हमला हुआ तो मतलब नेटो के बाकी के मेंबर्स को भी बचाना होगा, वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो फॉर कंट्रीज लाइक फ्रांस, यूके, जर्मनी, वो भी हो सकता है कि अपने जो नेवल एसेट्स हैं वो पर्शियन गल्फ में डिप्लॉय कर दें। इनफैक्ट अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही खबर आई थी, मैंने वीडियो भी बनाया था कि यूके ने तो अपने जो वॉर प्लेन्स हैं, जो अपने एसेट्स हैं, वो मिडिल ईस्ट में भेजना स्टार्ट कर दिए हैं। ये ऑलरेडी खबर आ चुकी थी। मतलब एक प्रकार से यहां से वॉर, अगर ये मामला यहां तक पहुंचता है, यूके, फ्रांस और जर्मनी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो एक प्रकार से जो वॉर फ्रंट है वो मेडिटेरेनियन, सेंट्रल एशिया और इंडियन ओशन की तरफ जा सकता है। ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि इसको रोका भी तो जा सकता है, बिल्कुल रोका जा सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है बैक चैनल डिप्लोमेसी फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, ओमान, स्विट्जरलैंड, टर्की। वो यहाँ पर मीडिएशन का काम कर सकते हैं शायद। यहाँ पर जो सीज फायर है वो लाया जा सकता है, कूलिंग ऑफ पीरियड। अब ट्रम्प को सीज फायर तो बहुत पसंद है आजकल, आप देख ही रहे हो। तो यहाँ पर कूलिंग ऑफ पीरियड कोशिश की जा सकती है ताकि जो एस्केलेशन है वो अचानक से ना हो, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मिल जाए ताकि सबका दिमाग भी थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाए। क्योंकि अभी क्या है ना, बहुत चीज़ें गर्म हो रखी हैं और ग्लोबल प्रेशर भी हो सकता है सभी पार्टीज की तरफ से। यूएन के द्वारा कुछ, अब देखो यूएन भी कितना हेल्प करेगा क्या है नहीं पता। यूएनएससी के द्वारा इमरजेंसी एक्शन लिया जा सकता है। अब देखना होगा चीज़ें, मतलब देखो डिप्लोमेसी, बैक चैनल डिप्लोमेसी यहाँ पर काफ़ी काम आ सकती है वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने में। जहाँ तक कई लोगों का सवाल है कि भारत का क्या रुख हो सकता है, भारत कहां पर खड़ा होगा। देखो सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत कहेगा रेस्ट्रेंट करने के लिए। मतलब हमारा जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ना, कुछ इस प्रकार से होगा, वी अर्ज ऑल पार्टीज टू एक्सरसाइज मैक्सिमम रेस्ट्रेंट, अवॉइड फर्दर एस्केलेशन, रिटर्न टू डायलॉग इन इंटरेस्ट ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल पीस। देखो भारत ट्रेडिशनली अपोज करता आया है जब भी यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शन लिया गया है, सिविलियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला किया गया है। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर यूएस इन्वॉल्व है, इजराइल इन्वॉल्व है, हम स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं उनके साथ। तो एक प्रकार से हमने अभी तक डायरेक्टली उनको क्रिटिसाइज नहीं किया, इजराइल को क्रिटिसाइज नहीं किया है। यहाँ पर हम डायरेक्टली किसी का साइड नहीं लेंगे, लेकिन हाँ हम ओपनली साइड नहीं लेंगे, लेकिन नॉन अलाइनमेंट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करेंगे, मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी करेंगे यूएन के अंदर, और न्यूट्रल मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं। और भारत इसलिए करेगा क्योंकि हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहला एनर्जी सिक्योरिटी। 85-90% ऑयल हम मंगाते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अगर क्लोज हो गया तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। सोचिए ऑयल, क्रूड ऑयल $200 पर बैरल चला गया, क्योंकि कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिस तरह का सिचुएशन बना हुआ है। हम इमरजेंसी एनर्जी डील करेंगे सऊदी अरब, यूएई, बाकी कंट्रीज के साथ। और यहाँ पर हमारा इंडियन डायस्पोरा भी है, 8 मिलियन इंडियंस वेस्ट एशिया में रहते हैं, तो हमें उसके सेफ्टी का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। तो यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि जो ऑपरेशन सिंधु है वो लॉन्च किया गया था ताकि ईरान से लोगों को लाया जाए, भारतीयों को लाया जाए। और अभी क्या है कि इजराइल से भी हमें लाना था, और पहली जो इवैक्यूएशन फ्लाइट थी इजराइल से जो आनी थी भारत, उसको अभी के लिए रोक दिया गया है, इसको रीस्केड्यूल किया गया। अब देखना होगा वो कब तक हो पाएगा। लेकिन कारण यही है कि अभी इजराइल का पूरा जो एयर स्पेस है, ईरान का एयर स्पेस है, सब कुछ कंप्लीटली स्टॉप है। अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस समय आपको फ्लाइट कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, स्पेशली जहां जहां पर वॉर का खतरा है, चाहे लेबनान है, इजराइल हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, नीचे यमन आप देख सकते हो। तो इन सभी जगह पर कहीं पर भी आपको फ्लाइट उड़ती हुई देखने को नहीं मिलेगी। बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पर, आप देखते हैं। बट आपका क्या सोचना है इसको लेकर, वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की क्या एग्जैक्टली आप सोच रहे हो इसको लेकर, यहाँ से चीजें किस तरह से और ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, गाइस चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन इख्तियार कर सकती हैं, क्योंकि देखें अब जिस तरीके का माहौल चल रहा है, यूएसए ने जो है वो डायरेक्ट हमला किया है, तो उसके चलते जो है ईरान जो है वो मेरे ख्याल से रिटेलिएट करेगा, बिकॉज वो जो है वो दबने और झुकने वाले तो नहीं है। लेकिन मतलब मान भी सकते हैं सीज फायर भी हो सकता है। इस टाइम ऐसी सिचुएशन है कि कुछ भी हो सकता है, बिकॉज अब देखें ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान के अंदर कंफ्लिक्ट चल रहा था, तो
पीक पे था कंफ्लिक्ट, तो एकदम से जो है वो न्यूज आती है सीज फायर। अभी भी जो है वो इजराइल, ईरान, यूएसए, ये सारी चीजें पीक पे चल रही हैं, तो कोई पता नहीं कि इसके दरमियान एक न्यूज आ जाती है जी ट्रम्प साहब कहते हैं सीज फायर। अब जो है वो यूएसए का ये बयान आता है कि भाई हमने पीस के लिए जो है वो बॉम्बिंग किया। भाई कैसा पीस? पीस के लिए बॉम्बिंग? 3 साइट्स जो है वो उनकी जो है वो न्यूक्लियर साइट्स ईरान की जो है वो बिल्कुल तबाह कर दी गई हैं, और बहुत ही जदीद और टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सारे काम हो रहे हैं। और ऑपरेशन सिंधु मैंने लास्ट पे वो बता रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, इंडिया वालों ने अपने लोगों के लिए देखो कितना सोचा, जो ईरान के अंदर है, इजराइल के अंदर है, उनको जो है वो बुला रहे हैं। और अभी तक मैंने ऐसी कोई न्यूज नहीं सुनी कि पाकिस्तान के लोग भी ईरान के अंदर रहते हैं तो उनको भी वापस लाने का कोई जो है वो हल निकाला हो, मतलब नहीं, ऐसा कुछ भी ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ। बट वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ सिचुएशन जाती हुई नजर आ रही है और जाएगी भी, क्योंकि एकदम से तो वर्ल्ड वॉर 3 वो कह रहे हैं कि नहीं होगी, ऐसे आहिस्ता 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 कंट्रीज अंदर शामिल होती जाएंगी, और कुछ लोग जो है वो ईरान का साथ देना शुरू हो जाएंगे, कुछ इजराइल का साथ इसमें देना शुरू हो जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी पार्टीशन हो जाएगी ना, पूरा वर्ल्ड जो है वो 2 हिस्सों के अंदर जो है वो बढ़ जाएगा, कुछ इजराइल की तरफ हो जाएंगे और कुछ जो है वो ईरान की तरफ हो जाएंगे। और बोला जाता है कि ये जो है वो रिलीजन वॉर भी हो सकती है, ठीक है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की वॉर होने का भी इसमें जो है वो बहुत हद तक जो है वो खतरा है। लेकिन यही दुआ करते हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए, सीज फायर डिक्लेयर हो जाए तो वही बेहतर है। आर्म सिविलियंस जो है वो इसके अंदर मरे, अभी तक तो न्यूज आई है कि आर्म सिविलियंस नहीं मरे, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पर इस न्यूज को दबाया जाता है, छुपाया जाता है, आर्म सिविलियंस मरते हैं अंदर। और आप लोगों का क्या कहना है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है? मेरे ख्याल से तो हो सकती है, 50-50 चांसेस है, अभी फुल तरीके से ये नहीं बोला जा सकता कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। यूएसए ने अंदर आना ही था, मुझे पता था, पहले वो बिहाइंड द स्क्रीन रह के सारी माइंड गेम खेल रहे थे, लेकिन अभी वो फ्रंट पे आ चुके हैं। इजराइल को उन्होंने जो है वो साइड पे कर दिया, अब उन्होंने बोला नहीं तू बच्चे साइड पे हो, अब हम करते हैं जो भी करना है। तो अब जो है वो फाइनली यूएसए अंदर आ चुका है और प्रॉपर वे के अंदर जो है वो जिसे कहते हैं ना फ्रंट पे आके लीड पकड़ के जो खेलना, वो चीज हो चुकी है। और ईरान ने पहले ही बोला था कि यूएसए अगर अंदर आएगा तो यूएसए को भी हमारे मिसाइल्स का जो है वो सामना करना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है, कैसे होता है, आप लोग अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा कि ईरान जो है वो हमला कर सकता है यूएसए के ऊपर के नहीं, बिकॉज यूएसए ने जो हमला कर दिया है ना, सुपर पावर है, बहुत पीछे ईरान को कर दिया है। मतलब ईरान इतना डेवलप हो चुका था और वो जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू हो गया था, अभी जो है वो बहुत पीछे चला चुका, अभी जो है वो बहुत पीछे जा चुका, तो बहुत मुश्किल है कि वो जो है वो दोबारा से वो सारी चीजों को दोबारा से रीगेन कर सके। तो आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाए। कोई और इसके मुतालिक अपडेट आएगी तो मैं जरूर वीडियो लेकर आऊंगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।